बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो लिपिड्स के ऊपर था। तो लिपिड्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम लोगों ने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में इसको कर लिया था, तो इसको हम लोग आपके कोर्स के हिसाब से देखेंगे। तो इसमें हम लोग एसाइल ग्लिसरॉल को पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर वैक्सिस को पढ़ेंगे, फिर फॉस्फोलिपिड्स को, और फिर स्टीरॉइड्स को या टर्पिनॉइड्स को पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसाइल ग्लिसरॉल को। एसाइल ग्लिसरॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एसाइल ग्लिसरॉल। तो एसाइल ग्लिसरॉल का सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन दे दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर इसकी बहुत ही अहमियत है, वो कैसे है वो भी हम आपको इसमें बता देते हैं। सबसे पहले इसकी एसाइल ग्लिसरॉल की केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ये हेडिंग आप बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, और एग्जामिनर को बताएंगे कि जो लिपिड्स हैं वो किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, या यूँ कह लें अल्कोहल और फैटी एसिड के साथ मिलके। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि फैटी एसिड जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं बेसिकली आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। यानी जब आप लोग अल्कोहल को, ठीक है, और फैटी एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं तो एस्टर कंपाउंड बनता है, और उसी को ही हम लोग फिर क्या बोलते हैं, एसाइल ग्लिसरॉल। एग्जाम्पल लेते हैं एक, कैसे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टर ग्रुप क्या है। ये पहले तो मैं एस्टर ग्रुप बना देता हूँ। ये एस्टर बॉन्ड क्या होता है, एस्टर बॉन्ड की निशानी क्या है। एस्टर बॉन्ड की निशानी ये है कि सी जो है वो अटैच हो CO और C के साथ, ठीक होगी बात। एक तो ये हो जाएगा, और एक जो C है वो किससे अटैच हो, डबल बॉन्ड O के साथ। तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एस्टर ग्रुप। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देते हैं कि हमने कहा अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पे C2H5 एंड OH, ये हमारे पास आ गई इथाइल अल्कोहल, और साथ में हम यहाँ पे इसको एसिटिक एसिड के साथ यानी CH3COO और H के साथ इसको हम लोग जोड़ देते हैं। लेट मी क्लैरिफाई इट, इसको मैं और ज़रा थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ये देखें CH3C, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड O एंड OH। इन दोनों को जब आप लोग इसको जोड़ेंगे आपस में, इनका केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों का जो OH है और यहाँ से जो H है वो रिमूव हो जाएगा, और क्या चीज़ निकलेगी इसमें से, वाटर निकलेगा। अब इस इक्वेशन को देखें, C2H5 ये आ गया जी ऑक्सीजन। इसको भी मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ, C2H5 को भी मज़ीद आसान कर देता हूँ। C2 ये आ गया जी H और H और H और H। C2H5 ये आ गया जी ऑक्सीजन, ठीक होगी बात। अब ये ऑक्सीजन ये तो चला गया वाटर में, अब ये ऑक्सीजन डायरेक्ट किस कार्बन से जुड़ जाएगी, इस कार्बन से, डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब आप यहाँ पे फिर देख लें COC और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया हमारे पास, ये एस्टर ग्रुप जो है
हमारे पास बन गया। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो एसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं बेसिकली आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल या ग्लिसरोल। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एसाइल ग्लिसरोल है, वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरोल, उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स भी उनको कहते हैं और उसको ट्राई एसाइल ग्लिसरोल भी कहा जाता है। और ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, ठीक है, ये आपका MCQ हो जाएगा कि एसाइल ग्लिसरोल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एसाइल ग्लिसरोल है वो कौन सा है, तो वो ट्राई एसाइल ग्लिसरोल या ट्राइग्लिसराइड भी इसको कहते हैं। कैसे बनाना है इसको, बहुत सिंपल सी बात है, वेरी वेरी सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो ग्लिसरोल का फार्मूला लिख लें। ग्लिसरोल का फार्मूला बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है, ये देखें, ग्लिसरोल का फार्मूला यूँ होगा कि कार्बन कार्बन और कार्बन, और यहाँ पे एक साइड दोनों इनकी हर एक साइड के यहाँ पर लगा दें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और बाकी जो रिमेनिंग जगह है वहाँ पे आप लगा दें OH, OH, OH एंड OH। वेरी वेरी सिंपल, ये ग्लिसरोल हो गया। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि फैटी एसिड तो आना ही आना है, तो साथ में इसके यहाँ पे फैटी एसिड भी लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे R कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है, ये R बार कर दिए यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक हो गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है, और ये भी फैटी एसिड। तो क्या बताया था कि अल्कोहल और फैटी एसिड जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एसाइल ग्लिसरोल बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हैं, इसी वजह से इनके मिलने से बनेगी ट्राइग्लिसराइड्स। वेरी सिंपल, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने एक तरफ से OH और एक साइड से H ले लेना है, एक साइड से OH, एक साइड से H ले लेना है, एक साइड से OH और एक साइड से H ले लेना है। तो ज़ाहिरी बात है कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, 3, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल। तो 3H2O मैं पहले लिख देता हूँ, बाकी इसको उठा के नीचे ले आएँ, 1, 2 और 3, इसके हाइड्रोजन पूरे कर दें, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ये OH कहाँ चले गए, इसके साथ वाटर बन के चले गए, तो सीधा इस ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दें, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और R, C डबल बॉन्ड O R बार एंड C डबल बॉन्ड O एंड R डबल बार। तो ये आपके सामने बन गया ट्राइग्लिसराइड। वेरी सिंपल, अपने दिमाग पे बिल्कुल वज़न ना दें। आपने एक तरफ अल्कोहल रखना है, दूसरी तरफ फैटी एसिड रखना है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो एस्टर्स बन जाएंगे और जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कहलाएगा एसाइल ग्लिसरोल। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके से आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे कॉन्टिन्यूएशन में अगर हम चलते हैं तो इसको अब हम लोग जो है एसाइल ग्लिसरोल तो पता लग गया कि फैटी एसिड और अल्कोहल को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारे पास एसाइल ग्लिसरोल। अब हम लोग इसी टॉपिक में ही रहते हुए फैटी एसिड के बारे में देखेंगे कि जो एसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं, एसाइल ग्लिसरोल, उसके अंदर जो फैटी एसिड होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम से कम कितने होते हैं, 2 मिनिमम,
और मैक्सिमम कितने होंगे 30। तो 2 to 30 होते हैं किसमें, एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर, ये आपने बता देना है। और होते भी क्या हैं, इवन नंबर में, इवन नंबर में, इवन नंबर में। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। देखें, एसाइल ग्लिसरॉल में एक तो होता है फैटी एसिड और एक होती है अल्कोहल। अल्कोहल निकाल दिया, अब हमने फैटी एसिड का जिक्र करना है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि फैटी एसिड जो होते हैं एसाइल ग्लिसरॉल में, उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे जी 2 से लेके मिनिमम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 30, और होंगे भी क्या, इवन नंबर में, यानी 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो मिनिमम 2 और 30, और साथ में इसमें एक एसिडिक ग्रुप भी शामिल होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 2। कैसे, ये देखें, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हो गए, 2। तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक होगी बात। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ, ब्यूटेरिक एसिड। अब ब्यूटेरिक एसिड के अंदर, ब्यूटेरिक एसिड में जो नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो एक के साथ आप लगा दें डबल बॉन्ड O, OH। बाकी सब के साथ आपने क्या करना है, सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है। सबके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दें, यानी ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, और आखिर में हमारे पास कौन सा ग्रुप आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। तो ये नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हुए, 1, 2, 3, 4। तो ये इसमें आप लोगों ने बता देना है। इसके अलावा पामेटिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं। पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड में नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होते हैं, 16। वही सेम आप लेके चलेंगे। पहला ग्रुप तो आपने बना देना है कौन से वाला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी नंबर 1 कार्बन। तो 16 जोड़ लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। बाकी सबके साथ आपने वैलेंसी पूरी कर देनी है, CH2, 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 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आखिर में जाके CH3 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा पामेटिक एसिड। और साथ साथ एक और एग्जांपल दे दें, आखिरी लास्ट वन, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ़ जो कार्बन होते हैं वो होते हैं 18। तो 18 में आप लोग क्या करें, वैसे ही पहला ग्रुप कौन सा आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी एसिडिक ग्रुप। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हम यहाँ पे खुद ही बना लेते हैं CH2। ठीक है, यहाँ पे लगा लें कितने, 16, ये CH2 हो जाएंगे, 1 क्या हो जाएंगे, 17, और लास्टली क्या आ जाएगा, CH3। बल्कि इसको, ये है भी एक अनसैचुरेटेड, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये आप लोग देखें, ये हमारे पास आ गया C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। उसके बाद इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे आगे, इसको आगे 10, उसके बाद 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, उसके बाद इसी के साथ 16, 17 और 18। ठीक होगी बात। नंबर, इसके नंबर दे दें, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। बाकी आपने क्या करना है, वैलेंसी पूरी कर देनी है, यानी CH2, इसके साथ भी CH2, सबके साथ CH2 होगा। लास्टली किसके साथ आ जाएगा, CH3,
और साथ साथ आपने ये बता देना है कि 9 और 10 के दरमियान में सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि डबल बॉन्ड है। ये आपका MCQ हो जाएगा। और जिस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड आ जाता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब इसके कई तरह से MCQ बन सकते हैं पेपर में। पामेटिक एसिड में नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होते हैं? 16। ये सैचुरेटेड है बिल्कुल, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ऑलिक एसिड में नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं? 18। तो ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो आप बताएंगे ये अनसैचुरेटेड है। और अगर पूछ लिया जाए कि डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है तो आप बताएंगे बिटवीन कार्बन 9 एंड कार्बन 10 के दरमियान में है। तो हमने देखा कि इसके अंदर इवन नंबर होते हैं, यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 30 और नंबर ऑफ़ कार्बन इवन 2 4 6 8 ऐसे होंगे नंबर ऑफ़ कार्बन फैटी एसिड के अंदर। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। उसके बाद थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ फैटी एसिड को ही डिस्कस करना है। तो हमने देख लिया नंबर ऑफ़ कार्बन के बारे में भी देख लिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में भी देख लिया। तो आप लोगों ने ये बता देना है कि इसके अंदर जो है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि फैटी एसिड जो हैं इसके अंदर 2 तरह के हैं। एक तो हो गए अनसैचुरेटेड और एक हो गए सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड होगा तो आप बता सकते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन एटम्स। जबकि इसके अंदर सैचुरेटेड में कभी भी बिटवीन कार्बन एटम्स कभी भी नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड। फिर ये भी बता दें MCQ के हवाले से कि कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो आप बता सकते हैं अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं एसाइल ग्लिसरॉल के फैटी एसिड में। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखी ऑलिक एसिड के अंदर, उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने थे? 1। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 6 तक हो सकते हैं। फिर आपकी बुक में आप बता दें कि अनसैचुरेटेड की कोई एग्जाम्पल दें तो आप क्या बताएंगे? ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड जो है अनसैचुरेटेड है, पढ़ चुके हैं। जबकि आपकी बुक के हवाले से जो एसिटिक एसिड था वो भी सैचुरेटेड था, ब्यूटायरिक एसिड था वो भी सैचुरेटेड था, और पामेटिक एसिड वो भी क्या था? सैचुरेटेड। तो ये आपके साथ साथ MCQ भी क्लियर हो रहा है साथ साथ इसमें। तो बड़े ध्यान से इसको समझ लें। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो इसमें आपने बता दिया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो आम तौर पे सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये तो मैंने बता दिया है आप लोगों को कि उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ये आम तौर पे एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये आम तौर पे किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। साथ में ये भी बता दें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो किस तरह होते हैं? वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, स्ट्रेट चेन में, यानी इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो या तो ब्रांच्ड हो सकते हैं और या क्या हो सकते हैं? रिंग स्ट्रक्चर के ये हो सकते हैं। तो फिर 2 बातें यहाँ पे आ गई। सैचुरेटेड फैटी एसिड आमतौर पे किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स के अंदर, और ये स्ट्रेट चेन में होते हैं। और अनसैचुरेटेड आमतौर पे किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स के अंदर, और ये किस स्ट्रक्चर में होते हैं? ब्रांच्ड या रिंग्ड। ये सारे के सारे आप लोगों के MCQs बनते जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने जिक्र करना है इसकी सोलबिलिटी का। सोलबिलिटी के हवाले से पहली बात तो ये है क्योंकि फैटी एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो लिहाजा पानी में तो वो हल हो नहीं सकते, क्योंकि पानी क्या है? इनऑर्गेनिक। तो हम लोगों ने पढ़ा था लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व हो सकते हैं। और एक साथ साथ खूबी इसकी ये भी है
कि ऑर्गेनिक में तो ये डिज़ोल्व तो ये हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे फैटी एसिड के नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, ठीक है, तो साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी भी उस फैटी एसिड की बढ़ेगी और मेल्टिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। वो कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटारिक एसिड की, ब्यूटारिक एसिड। और ब्यूटारिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। और दूसरी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पामेटिक एसिड की, पामेटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने बताए थे, 16। पामेटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 16। इसका मतलब ये हुआ डिज़ोल्व तो दोनों ही हो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन जो पामेटिक एसिड है ये ज़्यादा डिज़ोल्व होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज़ कंपेयर टू ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं, और जिसके नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हों उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे ब्यूटेरिक एसिड जो है ये -8 डिग्री सेल्सियस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये पिघल जाएगा। जबकि जो पामेटिक एसिड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं, तो लिहाजा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 63.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप लोगों ने बता दिया कि नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, और वैसे वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जितना नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उतना ही उसके अंदर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब एंड पे जाके इसको हम लोग अब क्लोज़ करने लगे हैं। एंड पे जाके आप लोगों ने 2-3 बातें इसमें और ऐड कर दें इसके हवाले से, सॉल्युबिलिटी के हवाले से, और वो ये बता देंगे कि टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। वैसे बता चुका हूँ आप लोगों को टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स 2 इकसाम के अभी आपको बताए हैं मैंने, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। जो तो होते हैं सैचुरेटेड, जैसे मैंने बताया था, नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, इनमें कार्बन एटम्स के दरमियान में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। इसमें आप बताएंगे डबल बॉन्ड जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट, वो मौजूद होते हैं और अप टू 6 हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे मैंने बताया आम तौर पे किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में, और अनसैचुरेटेड आम तौर पे किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में। याद रखें सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे आपने जानवरों की चिकनाई देखी ही होगी, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, सॉलिड होते हैं ये। और अनसैचुरेटेड आम तौर पे रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनको हम लोग सिंपली चिकनाइयाँ या फैट्स भी कह सकते हैं। वो क्योंकि लिक्विड होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल्स भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ बन रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों का, ये आप लोगों ने बता देना है। आखिर में जाके आपने बता देना है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फैट्स की, फैटी एसिड की, वो कितनी होती है, 0.8। वैल्यू 1 से नीचे है, लिहाजा ये लाइटर देन वाटर होगा, दे आर लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होते हैं ये, और इसी वजह से ये पानी पे फ्लोट ऑन वाटर, और इसी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। और लास्टली ये बता दें दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड
इनको क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज आम तौर पे, बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, बट अंडर सम circumstances can be crystallized। लेकिन कोई ख़ास कंडीशंस ऐसी दी जा सकती हैं जिन पे इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑफ योर लेक्चर। तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। बहुत सिंप्लीफाइड है, खुद इसकी जाके प्रैक्टिस करें, खुद इसको इसके फार्मूलाज जो हैं बगैर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो वो आपने कर लेना है। तो क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग पूछ सकते हैं। तो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।